गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इंडिया की जो है रक्षा मंत्रालय ने और यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है। यूएवी क्या होते हैं? जैसे जो आपके आपके ड्रोन्स हैं वो सिविलियन एक तरह से यूएवी हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब क्या हुआ? जिसको कोई पायलट नहीं चला रहा है, अनमैन्ड है वो, नीचे से उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं या फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है वो चलता है। अब डिफेंस में इसका बहुत ज़्यादा आजकल आपको रोल देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा यूएवी अटैक हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, इवन पंजाब वाली साइड में भी कुछ एरिया में आपको ये यूएवी अटैक्स देखने को मिले हैं। तो जब से ये अटैक्स का हमारे को सिलसिला देखने को मिला है तो इंडिया ज़्यादा कॉशियस हो गया है। तो इंडिया ने जो है यूएस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जो एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं उसकी प्रोडक्शन का, ठीक है। अब जो है हमारा डीआरडीओ की कुछ लैब्स और जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की कुछ लैब्स मिलकर आपस में को प्रोडक्शन करेंगी इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल की, ताकि जो है को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट करेंगी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का, ताकि जो है इनकी कोलैबोरेशन से एक मॉडर्न एक अपग्रेडेड जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि एयर लॉन्च मतलब क्या हुआ कि उसको हम समझ लो एरोप्लेन में जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, उससे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। हमको नीचे से मैनुअली लॉन्च नहीं करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के बॉर्डर पर खड़े होकर वहाँ से उसको लॉन्च किया जा रहा है। कोई ऊपर से अगर इंडिया एक एयरक्राफ्ट भी गया इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कोई एयरक्राफ्ट के थ्रू या मिसाइल के थ्रू या किसी भी और एयर के प्रोपल्शन मोड के थ्रू जो है हम उसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हम एग्रीमेंट जो को प्रोडक्शन का कर रहे हैं ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव है क्या। 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। ना तो ये कोई ट्रीटी है और ना ही ये कोई लॉ है, अब याद रखो ये, ठीक है, कि ना तो कोई ट्रीटी साइन हुई थी ना कोई लॉ था। बस एक मैकेनिज्म बना दिया गया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यूएस का, उनके अंडर सेक्रेटरी और हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन के जो सेक्रेटरी हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और जो इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, कैसे टेक्नोलॉजी शेयर की जा सके, कैसे जो है वो को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट की जा सके फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की, उसको इंश्योर करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। अब इसका मेन मोटिव क्या है? बेसिक अगर आपको भाषा में समझना हो कि जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी की जो है फाइलों में ना फंसना पड़े, आपस में ही ये दोनों जो है वो कोऑपरेट करके जो मैनेजेबल टास्क हैं, जो मैनेजेबल को प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, जो जैसे जैसे ये यूएवी है। नहीं तो जनरली क्या होता कि प्रॉपरली गवर्नमेंट का एग्रीमेंट साइन होता, बहुत प्रोसेस में टाइम चला जाता है। उसके लिए टीआई बना दिया था कि आपस में ये दोनों सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी आपस में बात करके, आपस में एग्रीमेंट करके डिफेंस प्रोडक्शन कर लिया करेंगे अब से, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स जो है इस टीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है एग्रीमेंट्स आपस में इन दोनों के साइन हुए और बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन के। फिर इवन ट्रंप के टाइम पर भी जो है वो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए आपस में दोनों में और बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट बनाया गया। अब ये जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर भी ये डिफेंस जो है आपका डीटीटीआई जो है ये इसके अंडर जो है एग्रीमेंट के अंदर अब ये यूएवी जो है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Air launched unmanned aerial vehicle. So Ministry of Defense as well as US Department of Defense, they have signed an agreement, a project agreement for air launched unmanned aerial vehicle. So as you know that India has been recently attacked by some drone attacks or UAVs as you can say. So India has now focused its energies towards developing future technologies related to UAVs. That's why we have signed a project agreement with US regarding the development of an air-launched unmanned aerial vehicle. So, okay, so this air-launched will be generally when you launch a drone or a UAV, you launch it from the land. Okay, but there are instances when you need to launch these UAVs through air also, through your aircrafts, through your fighter aircrafts, or through missiles or anything like that. So, for the launch of
these UAVs from the air, this initiative has been taken, and both these countries will start co-production and co-development of this air-launched UAVs between themselves. So this agreement has been made possible because of the existence of this Defense Technology and Trade Initiative, which was launched in 2012 between India and US. So the basic objective of this initiative was that both the countries wanted to avoid and cut across the government bureaucracies on both sides. Okay, so generally what happens, like if you have to procure a weapon from US, the entire Ministry of Defense from India and the Ministry of Defense of US, okay, the Department of Defense, they will have to engage, they will have to sign multiple agreements, there will be several delays. So to cut across all that bureaucratic red tapeism and bureaucratic delay, this DTTI was envisioned that for some products, the Undersecretary of Department of Defense of US as well as the Secretary of Defense Production from India, they will cooperate from each other and they will sign agreements with each other, so that we will not have to go through the entire process of the entire usual or conventional process. Okay, so now लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम. तो पीएम मोदी जो है उन्होंने वीडियो एड्रेस के थ्रू जो है 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस किया है. ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है यूएस प्रेसिडेंट जो है रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने एक डेक्री के थ्रू जो है वो साइन किया था, इस्टेब्लिश किया था 2015 में, और हर साल इसको व्लादिवोस्टॉक, ये एक सिटी है रशिया में, वहाँ पर इसको जो है वो ये कंडक्ट किया जाता है. वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड एशिया और रशिया का कैसे कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन की जाती है. एशियन के मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इवन इंडिया भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, अब जो है इसमें को इंडिया में के प्राइम मिनिस्टर ने इसको एड्रेस किया रिसेंटली. पहले भी इसको किया, 2019 वाले में भी इंडिया जो है पीएम मोदी ने एड्रेस किया था इसमें. ठीक है, तो इसका ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का मोटिव भी यही है कि रशिया और एशिया पैसिफिक की कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं, वो ये फोरम में डिस्कस किया जाता है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम. सो रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ एड्रेस्ड द प्लेनरी सेशन ऑफ 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम. सो दिस इकोनॉमिक फोरम, दिस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम was established by the president of Russian Federation in the year 2015, and it is conducted each year in the city of Vladivostok, which is a city in Russia. This platform aims to discuss all the key issues related to world economy, regional integration, etc. But the premise of this forum is to address issues and initiate dialogues so that political, economic, and cultural ties between Russia and Asia Pacific countries can be established and improved. ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दुरंद लाइन. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, आपको पता ही होगा कि तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने पाकिस्तान को ये बोला है कि जो दुरंद लाइन पर जो आपने फेंस बनाई है, हम उसको अपोज करते हैं, हम उसके फेवर में नहीं है. ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि तालिबान जो है और पाकिस्तान के बीच में ये एक इशू आने वाला है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है ये दुरंद लाइन का, क्योंकि दुरंद लाइन जो है वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन की थी ब्रिटिश ने 19th सेंचुरी के टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिश को ये लग रहा था कि रशिया का खतरा है. तो रशिया के खतरे के चक्कर में जो है ब्रिटेन ने जो है बहुत सारी अफगान वॉर्स लड़ी. वहाँ पर जब उन्होंने अपने एक पपेट प्रेसिडेंट या आमिर बिठा दिया, आमिर मतलब वहाँ पर होता है रूलर, ठीक है, किंग. तो जब वहाँ पर उन्होंने अब्दुल रहमान को बिठा दिया तो उनको जो है ब्रिटिश पपेट थे, तो ये दुरंद लाइन का जो एग्रीमेंट साइन हुआ और जो पश्तून डोमिनेटेड एरियाज थे उनको बीच में से विभाजन कर दिया गया. ठीक है, ताकि जो है पश्तून डोमिनेंस खत्म हो जाए, क्योंकि पश्तून नेशनलिज्म ना आए. और इस एरिया को, अब ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, इवन जो अफगानिस्तान का जो चाइना बॉर्डर से शुरू होती हुई लाइन ये जाकर अफगानिस्तान के जो है ईरान बॉर्डर तक ये लाइन जाती है. तो इसमें क्या किया हुआ है कि आधा एरिया या आधे से ज़्यादा एरिया जो है वो अफगानिस्तान में है पश्तून का, और जो है ये हमारा पाकिस्तान के अंदर जो ये आपका पता है जो खैबर पख्तूनख्वा नाम रख दिया उन्होंने उसका, पहले उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे. ठीक है, वो इसमें जो है इनको डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, सो अब जो ये
वहाँ पर जब से ये काम हुआ तब से अफ़गानिस्तान और जो है पाकिस्तान, जब से इन दोनों में आपस में कन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि जो है वहाँ पर पश्तून नेशनलिज्म जनरेट हो गया अफ़गानिस्तान में, और जो पश्तून्स हैं वो पाकिस्तान को ये बोलते हैं कि ये वाला एरिया जो है हमारा है, क्योंकि वहाँ पर पश्तून्स रहते हैं, पश्तून ट्राइबल्स रहते हैं। तो वो वहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान में जब तालिबान पहले भी आया था तब भी उन्होंने ये बोला था कि वो वाला एरिया जो है आपका खैबर पख्तूनख्वा का सो कॉल्ड क्वेटा वाला एरिया जो है, वहाँ पर जो है उसके साथ आप जब ये फेंस बना रहे हो तो हमको ये मंजूर नहीं है, क्योंकि आप हमको तोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो दुरंद लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए जो है पाकिस्तान का हमेशा डर क्या रहता है कि अगर ये जो खैबर पख्तूनख्वा में क्वेटा वाला जो पेशावर वाला रीजन है वहाँ पर अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया तो तालिबान के सपोर्ट से जो है एक तरह से कहीं सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट ना हो जाए, और जो है एक्चुअली चल ही रही है। और अफगानिस्तान में तालिबान चाहता है कि वो वाला एरिया जो है वो उनको मिल जाए, और पाकिस्तान का एक तरह से दोबारा विभाजन होने के कगार पर है, ठीक है। अब ये टेंशन्स जो हैं कब से हुई, जब आपको पता होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पश्तूनिस्तान की उन्होंने डिमांड रखी थी। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, उन्होंने पश्तूनिस्तान की डिमांड रखी जब उन्हें लगा कि इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा है तो हम पश्तून्स जो है वो पाकिस्तान से एसोसिएट ही नहीं करते, हम तो अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी है हमारी। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर बना रहे हो तो हमें पश्तूनिस्तान चाहिए, हमें ये पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। लेकिन पार्टीशन में उन्होंने फिर बाद में जो है वो एक्सेप्ट किया कि नहीं, जो भी है इंडिया और पाकिस्तान डेवलप हो रहे हैं तो हमको पाकिस्तान के साथ ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को डाला जा रहा है, तो उन्होंने उसको जो है चाहे वो कैसे भी करके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पाकिस्तान को शुरू से ये डर लगा रहता है कि जो ये पश्तून जो नेशनलिज्म है उसको इंडिया फ्यूल करता है। इंडिया वहाँ पर जो है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसको फ्यूल करता है, ताकि वहाँ पर पश्तून नेशनलिज्म जो है वो भड़के और वहाँ पर टेररिज्म फैले। तो आपको पता ही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ पर बहुत बड़ा एक टेररिस्ट ग्रुप है जो है पाकिस्तान को टारगेट करता है। तो वो पश्तून नेशन चाहते हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दुरंद लाइन एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। सो नाउ let us see this topic in English. Durand line. So recently a Taliban spokesperson has said that they are not in favor of Pakistan erecting a fence along the Durand line, because of the Durand line has been a bitter legacy between Afghanistan and Pakistan. The roots of this legacy dates back to 19th century, when there was a conflict between Russian and British empires, and to dominate this Afghan region, Britain had to indulge itself in many wars with Afghanistan. Once they installed a puppet Amir, or the king in Afghanistan, the British forced him to sign this Durand Line Accord, and because of that they divided the Pashtun tribal areas into two parts. So Northwest Frontier was established, Northwest Frontier Province was established, and it was divided between Afghanistan and Northwest Frontier Province. The objective was dual objective. Okay, so the British wanted to secure this Indian subcontinent from Russian invasion, and they also wanted to divide these Pashtun tribes from each other. Okay, so after independence, Afghanistan was not in favor of this Durand line because they considered it as an attack on their Pashtun identity. So since then, they have been asking Pakistan that they are not in favor of erecting any fence or any border on Pashto on this Durand line. Okay, so it is a stark reminder to us that Taliban and Pakistan, everything will not be normal between them. When they were in power earlier, Taliban was having a tension with Pakistan regarding this particular reason of Durand line. Okay, so there is a movement in Khyber Pakhtunkhwa, which is the erstwhile northwestern frontier province, which is dominated by Pashtun identity, and this region has been in conflict with Pakistani state in the form of different forms of terrorist organizations like the one that I've mentioned here, Tehreek-e-Taliban Pakistan. Okay, so now let us see the next topic, which is common prosperity drive.
तो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो है उन्होंने जो है कॉमन प्रॉस्पेरिटी ड्राइव चलाने की बात की है। अब ये कॉमन प्रॉस्पेरिटी ड्राइव है क्या? चाइना ने इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर ली है कि वहाँ पर जो है इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है वो चाहते हैं कि इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को अगर हमने डील नहीं किया, हमने इक्वालिटी की तरफ इसको कम ना किया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, तो कल को लोग हमारे खिलाफ बगावत करेंगे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। तो ये कॉमन प्रॉस्पेरिटी ड्राइव वो लेकर आए हैं। तो क्या ये उनका विजन है? नो, ये माओ जेडोंग का विजन था। 1950s में भी चलाया गया था एक कॉमन प्रॉस्पेरिटी ड्राइव, तब जब है माओइज्म इसी जो है का यूज़ करते हुए कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था? जो भी कम्युनिस्ट नहीं है उसको जो है या तो मार दो या जेल कर दो, जो भी हमारी आइडियोलॉजी के साथ नहीं बिलीव करता, जो भी कैपिटलिज्म में बिलीव करता है, तो उसको किसी तरह से या तो इम्प्रिजन कर दो या मार दो, ठीक है। फिर जो है बाद में डेंग जियाओपिंग आए 1980s में, तो उनके टाइम के बाद से जो है ये कैपिटलिज्म, एक फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म चाइना में आया और वहाँ पर से जो है चाइना ने एक तरह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुरू की। अब चाइना में एक और प्रॉब्लम आ गई है कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर ली है कि इनइक्वालिटी आ गई है। उसको एड्रेस करने के लिए दोबारा से वो वापस जा रहे हैं माओ जेडोंग का जो कॉमन प्रॉस्पेरिटी वाला आइडिया है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? जो बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आपने देखा होगा जैक मा को उन्होंने कैसे ट्रीट किया है, जो बड़ी जो कंपनीज हैं उनको वो फोर्स कर रहे हैं कि आप अपने जो है टैक्स ज़्यादा दो, फिर जो है वेलफेयर स्कीम्स चलाओ और अच्छी ट्रीटमेंट करो लेबर की, ठीक है। फिर इवन आपके जो है छोटे छोटे रीजंस हैं, जैसे जो बच्चों को कह दिया कि वो ज़्यादा वीडियो गेम नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो कॉमन प्रॉस्पेरिटी ड्राइव के अंदर कर रहे हैं। एक जेजियांग प्रोविंस है चाइना में, वहाँ पर ये पायलट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चाइना का वेल्दीएस्ट प्रोविंस है और कहा जा रहा है कि 2025 तक वहाँ पर जो ये इनकम गैप है उसको नैरो करने का ट्राई किया जाएगा। कैसे अचीव किया जाएगा? टैक्सेशन ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी इनकम की। फिर जो है जो बड़ी इनकम की कंपनीज हैं, जैसे जो जैकमा की अलीबाबा थी, उन सबको कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है रादर, कि आप टैक्स तो देते ही हो लेकिन थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी करो, जैसे कि जिसको उन्होंने नाम दिया है थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो है क्या? चैरिटी और डोनेशन ज़्यादा करो ताकि आपकी जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। हम इनइक्वालिटी नहीं चाहते, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉस्पेरिटी ड्राइव है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। कॉमन प्रॉस्पेरिटी ड्राइव. President Xi Jinping has called for China to achieve this common prosperity. This drive aims to narrow down the income inequality, the wealth gap that has increased under the leadership of several presidents since President Deng Xiaoping in 1980s. So with the marvelous economic success of China, income inequality has also come hand in hand. That's why President Xi Jinping is fearing that if this income inequality is not tamed, people will rise against Chinese Communist Party in revolt. So to ensure the political survival of Chinese Communist Party, President Xi Jinping is once again envisioning this common prosperity drive of Mao Zedong, which was started in the year 1950s. So it is not a new object, or it is not a new ideology, or it is not a new idea. It was always there during Mao Zedong's period, but of course at that time China was not having that much capital in its hand. Now it is full of wealth and there is economic inequality. That's why they want to deal with it. So how they're going to deal with it? So they are forcing big companies to pay tax. They are dealing with corruption with a high hand. They are banning long work hours. They are basically all the pro-people, pro-populist or socialist agenda is being implemented, and they are even forcing the big companies to go for third distribution schemes like charity and donation. So apart from paying the taxes, they are also being forced that that these companies should also go for charity and donations, so that income inequality gap can be lowered down.
ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडियन नेवल एविएशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट्स कलर जो है वो अवार्ड करेंगे इंडियन नेवल एविएशन को आने वाले कुछ दिनों में। तो ये इंडियन नेवल एविएशन क्या है, जो इंडियन नेवी है उनका जो एविएशन विंग, जो उनका जो एयर विंग होता है उसको हम इंडियन नेवल एविएशन कहते हैं। तो उनको ये हाईएस्ट एक ये प्रेसिडेंट्स ऑनर जो कलर होता है, ये हाईएस्ट ऑनर होता है किसी भी मिलिट्री यूनिट का। ठीक है, अब इंडियन नेवी जो है उनको पहले सबसे पहले जो है जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उनमें सबसे पहले इंडियन नेवी को ही ये कलर मिला था। और बहुत सारे जो अलग अलग फ्लीट्स हैं इंडियन नेवी की उनको ये टाइम बाय टाइम मिलता ही रहा है ये प्रेसिडेंट्स कलर। ठीक है, अब इंडियन नेवल एविएशन जो है वो आपको मैंने जैसे बताया कि एयर विंग ऑफ इंडियन नेवी है और 9 एयर स्टेशन हैं इनके पास, 3 नेवल एयर इनक्लेव्स हैं, 250 से ऊपर एयरक्राफ्ट हैं इनके पास, और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं मैरीटाइम सर्वेलेंस के और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के भी। ठीक है, तो आपको देखा ही होगा आपने कि जो है इंडियन नेवी के पास जो अपने जहाज़ हैं तो वो ये इंडियन नेवल एविएशन यूनिट है जो इंडियन नेवी का, उनके पास होते हैं वो। So now let us see this topic in English. Indian naval aviation. So recently, President of India, Ramnath Kovind, has decided that President's color will be awarded to Indian naval aviation at a ceremonial parade at INS Hansa, Indian naval ship Hansa at Goa. This President's color is the highest honor bestowed upon a military unit. The Indian Navy was fortunately the first amongst all the Indian armed forces to receive the President's Color Award in 1951 by the then President Dr. Rajendra Prasad. Several fleets of Indian Navy has received this President's Color over time since independence. The Indian Naval Aviation Wing unit is the eye of Indian Navy. It is the first responder of maritime surveillance as well as humanitarian assistance and disaster relief operations. It comprises of 9 air stations and 3 naval air enclaves. There are more than 250 aircrafts and this Indian naval aviation has been working hand in hand with the Indian Navy to secure the coastal territories of India. Okay, or the waters of India. So now let us see the next topic which is World Social Protection Report 2020-22. तो अभी रिसेंटली ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि 4 बिलियन लोग जो हैं उनके पास किसी भी तरह की कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है वर्ल्ड वाइड। तो सोशल प्रोटेक्शन क्या होती है, किसी भी फॉर्म ऑफ की आपकी हेल्थ केयर या इनकम सिक्योरिटी, आपके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो आपको जो भी मिलते हैं, तो ये सोशल प्रोटेक्शन होती है। तो मतलब 400 करोड़ लोगों के पास दुनिया में कोई किसी भी तरह की कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है और ये कोविड के क्राइसिस के टाइम पर ज़्यादा ये परेशानी की बात है। ठीक है, रिपोर्ट कहती है कि 46.9% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन ने बेनिफिट किया है सोशल प्रोटेक्शन से, लेकिन अब आप देखो ऑलमोस्ट 53% के आसपास जो है पॉपुलेशन को कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि उनके पास नहीं था कोई बेनिफिट, और पैंडेमिक के टाइम पर ये जो है इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साई के से ये बनाई गई थी और लीग ऑफ नेशंस जो है उसका ये एक पार्ट थी। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था ना उस दिन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वो उसका पार्ट नहीं थी लीग ऑफ नेशंस का, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पार्ट थी लीग ऑफ नेशंस का, जो कि यूएन का प्रेडिसेसर था। ठीक है, अब ये जिनेवा में लोकेटेड है, बाद में ये ऑफ कोर्स लीग ऑफ नेशंस जब खत्म हुआ उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये ह्यूमन और लेबर राइट्स की बात करता है, उसको रिकग्नाइज करता है, प्रमोट करता है। इवन नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला है 1969 में। इनकी गवर्निंग बॉडी है जिसको जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो चलाती है ILO को, और 3 बार मिलती है साल में एक बार ये साल में 3 बार मिलते हैं जिनेवा में। और इसके अंदर ILO के अंदर जो है अलग अलग कमेटीज़ बनाई हुई हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सो ऑन। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. World Social Protection Report 2020-22. So recently the ILO, the International Labour Organization, has released a World Social Protection Report, and it says that the social protection, that is any kind of benefit in form of health security, income security, unemployment allowance, etc.,
it is not available to almost 400 crore people or 4 billion people around the world. Only 46.9% of the global population could benefit from this social protection schemes of various governments in the year 2020. And during the pandemic, this situation even worsened further. And that's why it's a matter of concern, and this social security net or the social protection net has to be widened enough to cover more and more population of the world. So this ILO, it was established in 1919 by the Treaty of Versailles, and it was an affiliated agency of League of Nations, which was the predecessor of United Nations. It is located in Geneva, Switzerland, and now, of course, since the establishment of United Nations, it is a part of that group, and it's a specialized agency of that group. It was also awarded the Nobel Peace Prize in 1969 because it has been working consistently to recognize human and labor rights. It has an executive council which meets thrice in a year in Geneva. There are several committees in ILO which works on several fields such as vocational training, management development, industrial relations, etc. ILO has released this report. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday. Until then, goodbye and take care.